अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व की जंग में अमेरिका को सीधे शामिल कर दिया है। जंग चाहे जहां हो, रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, सोने को सेफ हेवन माना जाता है और इन्वेस्टर सोने की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के कूद जाने के बावजूद सोने में आज हल्की सुस्ती का आलम है। क्या है इसकी वजह, या सोने में कब आएगा करंट, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नितिन जी, मैं एक तो सबसे पहले बताऊं कि आपके जितने भी शो मोलतोल यूट्यूब पे गए हैं, ज्यादातर दर्शकों ने यह लिखा है कि एनालिसिस इस तरह का ही होना चाहिए और इस एनालिसिस से हमें बिजनेस में फायदा हुआ है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर बिजनेस में फायदा होता है, और इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और खुद की अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। नितिन जी, ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका सीधे शामिल हो गया है। ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन वे अपनी आपको दो कुछ समय भी नहीं रोक पाए और ईरान पर अटैक कर दिया। लेकिन आज जिस तरह उम्मीद थी कि सोना तेज खुलेगा, हल्की बढ़त के साथ भी खुला, लेकिन फिर बाजार में नरमी ही देखने को मिल रही है। हालांकि यह नरमी इस समय बहुत हल्की फुल्की है, पर आप इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि सोमवार को बाजार गैप अप ओपनिंग होगा। नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार और अपनापन आपके चैनल पे मिल रहा है। और वैसे तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स में हम लोग आते हैं, पर लेकिन जो मजा आपके चैनल में आता है बात करने का आपके साथ और आपके अनुभवों को साझा करने में हमको जो सीखने को मिलता है, उसकी वजह से ही लोगों को ये जो फायदा है वो मिल रहा है, और वो लोगों के कमेंट्स में जो है वो हमको मिलता है। तो इसी तरह के कमेंट्स में लोगों से कहूंगा कि वो देते रहें, ताकि उनका प्यार हमको मिलता रहे और हम उनके पास ज्यादा अच्छे से अच्छा एडवाइजरी जो है वो लेके आते रहें कमल जी। कमल जी, हमने पिछले एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि देखिए, ट्रंप की जो बातें हैं उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है वो 2 हफ्ते बाद भी कुछ ना करे, और हो सकता है वो 2 हफ्ते पहले ही जो है वो अपना जो कार्यक्रम है उसको चालू कर दे। और बिल्कुल इसी तरह की हमने चीजें देखी जब शनिवार को जिस तरीके से उन्होंने ईरान की तथा कही दिया, जिसको वो लोग न्यूक्लियर फैसिलिटी बोल रहे थे, वहां पे उन्होंने अटैक किया। और उस अटैक के बाद हमने देखा कि क्रिप्टो के अंदर जो गोल्ड ट्रेड करता है वो 3425 और 3435 डॉलर तक गया। अब चूंकि इंफॉर्मेशन जो है बहुत इजीली सुलभ है आजकल सब जगह, तो एक पैनिक सा आ गया था कल मार्केट में कि कल गोल्ड जो है हो सकता है 3470 खुले, हो सकता है 3480 खुले। लेकिन क्या हुआ कि ये खुद से पटाखा साबित हुआ, और वो इसलिए साबित हुआ क्योंकि कल रात में अगर हम देखें तो 1-1:30 बजे के आसपास ट्रंप के और इसराइल के दोनों के इस तरह के बयान आ रहे थे कि जिसमें ट्रंप ने ये बोला कि अभी तक हम सीधी लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना है। हमारा इसके अलावा इस लड़ाई में कूदने का कोई उद्देश्य नहीं है। और एक बात और उन्होंने कही थी, मेक ईरान ग्रेट अगेन। और हम जो है यहाँ पे अगर चाहें तो सीज फायर की भी हम कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जब आई तो बाजार को एक बड़ी क्लैरिटी आ गई थी कमल जी, कि ट्रंप जो है वो अभी फिलहाल इसको खींचना नहीं चाहते हैं, और शायद अब वो थोड़ा सा 2 या 3 दिन वेट एंड वॉच वाली स्थिति में आएंगे। यही कारण था कि हमने आज गोल्ड को उसी लेवल पे खुलते देखा जहां पे हमने शुक्रवार को बंद होते देखा। कमल जी, इसमें आज जो इंसिडेंट हुआ है या आज जो इवेंट हुआ है बाजार में, इससे हमको एक बहुत बेसिक सीख मिलती है। जो इन्वेस्टमेंट के पहले 5 लेसन होते हैं डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए, जिसमें से पहले 3 लेसन से एक लेसन आता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज की अगर हम बात करें तो आज जब जब तक ये रूमर चल रही थी कि यूएस जो है वो इस अटैक में शामिल हो सकता है, तब तक गोल्ड बढ़ रहा था। क्योंकि जितने भी हेज फंड्स हैं, जितने भी फंड हाउसेस हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो सब दुनिया भर के एसेट क्लासेस में अपनी पोजीशंस के अगेंस्ट में गोल्ड को बाय करके चल रहे थे अगेंस्ट रिस्क। लेकिन जब इस तरह की न्यूज मार्केट में आ गई, तो चूंकि ऑलरेडी वो बाइंग जो है वो पहले से हो चुकी थी, तो हमने नई बाइंग को आते हुए नहीं देखा, और इनफैक्ट जो है हल्की फुल्की सी हमने सेलिंग आते हुए बाजार में देखी कमल जी। जी, तो सर ये सोने में जिन फंडों की बात आप कह रहे हैं, उन्होंने मुनाफा वसूली करी है, या ऊपरी भावों पर कोई सोना वे सप्लाई कर रहे हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरी ऐसी कंपनियां हैं जो सोने को सप्लाई कर रही है? चल क्या रहा है सोने में?
सोना जो है वो एकदम लैकलस्टर मूवमेंट में आ गया। अगर हम ईटीएफ के डेटास को देखें तो ईटीएफ के डेटा से कंटिन्यूअस जो है वो विड्रॉल चल ही रहा है। डेरिवेटिव्स के अंदर हमको ओपन इंटरेस्ट या कहीं से कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। पर इसके साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमें फ्रेश लॉन्ग के भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। यानी हम ये कहें कि मार्केट जो है वो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है कि किस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आता है। वो गोरिल्ला वॉर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें आप आए, आपने मारा और मार के भाग गए। इस तरह के इवेंट्स को मार्केट जो है वो बिल्कुल दरकिनार करके चल रहा है। और गोल्ड के अंदर एक फ्रेश ट्रिगर का वेट है। अगर मान लीजिए ये अटैक यहाँ से बढ़ता है, या फिर मान लीजिए यूएस जो है वो अपनी इकोनॉमी को लेके कोई बड़ा अनाउंसमेंट करता है, तभी जो है हम गोल्ड में फ्रेश बाइंग आते हुए देखेंगे। और जो सबसे बड़ा कारण है, जो इस समय गोल्ड के जो बायर्स हैं वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड बाइंग के लिए, क्योंकि यूएस का जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो बार बार एक ही बात कर रहा है कि वी आर डेटा डिपेंडेंट, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। क्योंकि वॉर को लेके और टैरिफ को लेके उनके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा है कि इन्फ्लेशन जो है वो उनके 2% के टारगेट के आसपास टिकेगी या नहीं टिकेगी, कमल जी। और यदि ये उनको कहीं भी लगता है कि ये 2% के आसपास नहीं टिकेगी, तो इस साल का जितने भी अर्थशास्त्री एक प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं कि 40 पैसे से 50 पैसे का फेड जो है वो ब्याज दर कट कर सकता है, वो सब गलत साबित हो सकता है। तो यही एक कारण है कि डॉलर भी मजबूत बना हुआ है, और इसी डॉलर की मजबूती के कारण हम सोने में देख रहे हैं कि वो मंदी नहीं आ पा रही है। लेकिन कमल जी, अगर हम पिछले उदाहरणों को देखें, जब जी ईटीएफ से विड्रॉल हो रहा हो और डॉलर मजबूत हो रहा हो, तो उस समय हमने देखा है गोल्ड के अंदर 3 से 4% की गिरावट आती है, लेकिन गोल्ड यहाँ पे फ्लैट बना हुआ है। तो मेरा मानना है, अगर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं और मैं पिच पे खड़ा हुआ हूं, तो ये उनके 10 ओवर खत्म होने के बाद मेरे पास 40 ओवर बचते हैं जब मैं रन बना लूंगा। तो यहाँ पे अगर सोना मजबूत स्पॉट के लेवल को नहीं कट करता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते के बाद जो हफ्ता शुरू हो रहा है, अगर ये हफ्ता हमने 3320 के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो अगले हफ्ते हम सोने के अंदर एक तूफानी तेजी आते हुए देख सकते हैं, कमल जी। जी। और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए सोने में? क्योंकि युद्ध के समय पैसा कमाने से ज्यादा सेफ रहना जरूरी है। अब पैसा भी कमा लें और सेफ भी रह लें, ये दोनों कैसे करें? क्या रणनीति अपनाएं ट्रेडर्स, नितिन जी? देखिए, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे आउट ऑफ द सिलेबस जाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करें तो कमल जी, एक ट्रेड की ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इस समय। क्रूड ऑयल लगभग 74-75 डॉलर के एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, कमल जी। अब ईरान के जो बॉर्डर्स हैं वहां से जो है लगभग वर्ल्ड का 30% ऑयल जो है वो शिप होता है। अगर किसी भी वजह से ईरान उसको रोक देता है, मान लीजिए एक दिन के लिए भी रोक देता है या 2 दिन के लिए रोक देता है, अगर एक दिन के लिए रोक देता है तो उसी एक दिन में क्रूड ऑयल के भाव जो है वो 90 से 100 डॉलर के आसपास हो जाएंगे। और अगर 2 से 3 दिन के लिए रोक देता है तो ये 120 से 130 डॉलर तक हो जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं होता, अगले 10-15 दिन में सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो क्रूड ऑयल जो है वो 60 डॉलर के आसपास आ जाएगा। 15 डॉलर का मतलब होता है 1200 रुपया। इस समय अगर मान लीजिए मैं 64-65 सौ का क्रूड ऑयल का भाव लेता हूँ, तो नीचे में 1200 रुपये जाता है 5200 के आसपास, और ऊपर में जाता है लगभग आपका 7600-7700। यानी कि मैं नीचे की पुट और ऊपर की कॉल, अगर ये दोनों ऑप्शंस मैं क्रूड ऑयल में खरीद के चल रहा हूं, तो मेरे पास प्रॉफिट्स की जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, मुझे कहीं भी टेंशन नहीं लेनी कि कल सुबह अगर क्रूड 40 डॉलर ऊपर खुल गया तो क्या होगा। ये तो पहली बात हुई। अब बैक टू हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, सोने में। देखिए, सोने में भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई भी, मैंने क्रूड का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि मैं उसको समझा सकूं। अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो पूरे जो क्रूड के कंज्यूमर कंट्रीज हैं उनकी बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी। उनकी बोरोइंग्स इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जो वो इंपोर्ट करते हैं उन्होंने एक एजम्पशंस लिए हुए हैं कि क्रूड ऑयल का जो एवरेज प्राइस रहेगा वो 60-65 डॉलर 70 डॉलर के आसपास रहेगा। अब अगर कमल जी ये 100 से 120 डॉलर के आसपास जाता है, दैट मीन्स कि मेरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, या सॉरी जो मेरा ट्रेड डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो मेरा इस बार बढ़ सकता है। और ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ने में हर कंट्री को बोरोइंग्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ानी पड़ती है। और उसकी वजह से कई बार हम इन्फ्लेशन को भी क्रूड ऑयल के बढ़ने से हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम एक बात करके चल रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती होगी, वहां पे हम देख सकते हैं कि ब्याज दरों में कटौती ना हो। और कमल जी, मुझे एक लगता है एक बात, कि जो हम अपने टेक्स्ट बुक के सिलेबस से एक बात भूल चुके हैं, मतलब जब से ये 2008 के बाद ईजिंग शुरू हुई है, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू हुई है, जिसमें सरकारों ने क्या किया है कि जब भी उनके ऊपर कोई संकट आया है, वित्तीय संकट आया है,
तो उन्होंने अपने देश की करेंसी को छापना शुरू कर दिया है। तो जो बच्चे नए आए हैं ट्रेडिंग में, उनको मैं बताना चाहूंगा कि 2006 के पहले सोने को महंगाई के अगेंस्ट में एक हेजिंग समझा जाता था, कि सोने को बोला जाता था इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो कमल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह से क्रूड ऑयल भागेगा और पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो गहराएगा, तो वहां पे हम गोल्ड में वापस 2005 के समय जो हम हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन देखते थे, वो वापस आ जाएगा। और हम देखेंगे कि गोल्ड में वो फ्रेश फिगर ऑफ बाइंग जो है वो वहां से बनेगी। और अगर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की बाइंग आती है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कमल जी कहना चाहूंगा कि वहां पे फिर हेज फंड्स की बाइंग आएगी, वहां पे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आएगी, और गोल्ड को उस समय की कंडीशन पे हम 3800 से $4000 के आसपास आते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम यही राय देना चाहेंगे कि आप वेट करिए, आप गोल्ड में 10-10 की बाइंग करके चलिए। लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम है। और अगर आप बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, तो आप इंडियन डेरिवेटिव एक्सचेंजेस के अंदर कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। आपको तेजी लगती है, आप कॉल ऑप्शन बाय करिए, और अगर आपको लग रहा है कि भाई भाव बहुत ज्यादा टूट गया, तो आप नीचे के लेवल का एक पुट भी बाय कर सकते हैं, जहां पे नीचे आने पे आप अपने आप को हेज रखेंगे। तो कमल जी, आज की डेट में मुझे लगता है पैसा बनाना इस बाजार से बहुत ईजी है। आप फ्यूचर का भी एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, चाहे आप 100 ग्राम का बाय भी करें, तो जी 100 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में भी साथ में आप एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं, जो आपको हेज अगेंस्ट वोलेटिलिटी देता है। यानी अगर सपोज मान लीजिए किसी भी वजह से, कमल जी सपोज मान लीजिए 98,000 का भाव आ गया, अब 2,000 रुपए के हिसाब से मेरा 2 लाख रुपए का 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब आपके पास एक एक तरीका यह है कि वो जो 1 लाख की आपने पुट ली थी, उसको आप 98,000 पे कर दीजिए। बाजार जहां से रिबाउंड होगा, वहां से आपका फ्यूचर भी पैसा देगा कॉन्ट्रैक्ट, और आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पैसा देने लगेगा। तो ये जो बाजार होते हैं कमल जी, जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होते हैं, उसमें अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, तो कमाई के मौके भी जो होते हैं वो उतने ही बढ़ जाते हैं कमल जी। जी लेकिन नितिन जी, यदि अमेरिका पीछे नहीं हटता, सीज फायर नहीं होता है और अन्य देश भी इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं, तो सोने में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं? सोने के हालात क्या रह सकते हैं? कमल जी, जो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि मान लीजिए 5 मित्र देश जो है वो केवल ईरान के अगेंस्ट में आते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि सोने में शायद ही कोई मूवमेंट आएगा। 10-20-50 डॉलर का मूवमेंट आएगा तो आ जाएगा, बिकॉज वो तो देखिए बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आज नहीं तो कल ईरान को कटना ही कटना है। ठीक है। और अगर सपोज मान लीजिए ऐसा होता है कि रशिया चीन जो है वो आ जाते हैं आपके ईरान के साइड में, और बाकी देश जो है वो आ जाते हैं इसराइल की साइड में, तो उस कंडीशन पे जो है हम एक मिनी वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन देखेंगे। और वहां पे फिर मुझे ऐसा लगता है सोने में लगभग 8 से 10% की जो है वो तेजी हमें देखने को मिलेगी कमल जी। जी तो सोने के दाम नीचे आए, इस तरह चांदी को कोई खतरा तो नहीं होगा, या वहां भी रणनीतियां बदलनी होगी नितिन जी? देखिए कमल जी, ये एक बड़ा मतलब अलग टाइप का सिचुएशन है। क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए सोने के रेट की अगर हम बात करें, तो जब सोना बाइंग हो रहा था, जिस समय सोना ईरान के वॉर को लेके कंपनीज बाय कर रही थी, उस समय हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो था वो 103 104 तक चला गया। और जब वो रिस्क एपेटाइट उस हिसाब से हेज हो गया, तो हमने देखा कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो वापस 93 आ गया। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में ये जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है कमल जी, ये 75-80 के आसपास आ जाएगा। तो जिन लोगों का भी गोल्ड के अंदर लॉन्ग पोजीशन है, वो अपने आप को हेज करने के लिए या बेटर रिटर्न्स के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो 95-96 के आसपास आता है, तो वहां पे वो जो है गोल्ड को डिस्पोज करके वो सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं। मेरे यहाँ पे ना एक गुजारिश है हमारे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे, कि आप इंडियन मार्केट्स के गोल्ड अपॉन सिल्वर मत करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पैरिटी डिस्पैरिटी दोनों चलती है, और रेशियोज जो है वो अलग अलग रहते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू या इन्वेस्टिंग इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो बाहर के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी दिखाते हैं, वहां पे आपको एक सिंबल है XAU XAG। XAU का मतलब सोना है और XAG का मतलब चांदी। आपको दोनों एक साथ सिंबल सर्च में लिखने हैं, यानी XAU XAG। और जब आप उसको टाइप करेंगे तो आपके सामने गोल्ड सिल्वर रेशियो आ जाएगा। तो वो गोल्ड सिल्वर रेशियो को आपको वॉच करना है। 95-96 के लेवल पे गोल्ड को अगर आप डिस्पोज करके सिल्वर भी ले लेते हैं, तो भी आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है कमल जी। जी नितिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, सिल्वर में अभी भी हमारी लॉन्ग पोजीशंस जो है वो पर्सनल लेवल पे बनी हुई है। गोल्ड में मेरी जरूर जीरो पोजीशन है, लेकिन अगर गोल्ड 3370 के ऊपर सस्टेन करता है,
तो मैं गोल्ड में पर्सनल लेवल पे भी बाइंग करके चलूंगा। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल।